Turn the Ship Around. A True Story of Turning Followers into Leaders. Book by Captain David Marquet. Introduction. बचपन से ही हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर चलते रहे हैं। चाहे वो घर हो, स्कूल हो या फिर ऑफिस, हम दिन भर उनके ऑर्डर लेते रहते हैं। हम वही सुनते हैं जो हमें कहा जाता है और उसी को फॉलो करते हैं। अगर हमने कोई गलती की या कुछ अलग करने की कोशिश की, तो अक्सर हमें सजा दी जाती थी और जो हमें बताया गया था उसी को फॉलो करने के लिए कहा जाता था। सालों से इसी तरह से होता आया है कि कोई बुजुर्ग या पढ़ा लिखा शख्स अपने तरीके से काम करवाना चाहता था। वैसे अक्सर ऐसे करने से काम बन ही जाता है, लेकिन कई बार इसके अलावा भी दूसरे तरीकों से काम निकलवाया जा सकता है। हमारे आसपास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें काम को अलग तरीके से किया गया है। अगर कुछ अलग करने से रिजल्ट अच्छा रहा तो चारों तरफ तारीफ होती है, नहीं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए चीज़ों को अलग तरीके से करने का डर बना रहता है। टेक्निकल या साइंटिफिक कामों को छोड़कर दूसरे किसी भी काम को करने के लिए कोई फिक्स्ड तरीका नहीं होता। खासकर जब किसी से अपनी बात कहने की बात आती है, यानी कम्युनिकेशन की बात आती है, तो उसके एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन हो, साफ और क्लियर होनी चाहिए। इसे दो तरफा प्रोसेस के तौर पर लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन या आइडिया की अदला-बदली करने के लिए कम्युनिकेट करें, साथ साथ सभी प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करें। इस तरह से कम्युनिकेट करें जिससे दूसरे आपको समझ सकें और आप उन्हें अपनी बात और अपना पर्पस आसानी से समझा सकें। इससे आप हर किसी को सीखने और कॉन्फिडेंट बनने का मौका देते हैं। ये कॉन्फिडेंस आगे जाकर किसी को भी सक्सेसफुल बनाता है। बदले में हर शख्स को दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए वो सीखता जाता है। जहां तक हो सके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रखिए, लेकिन शॉर्ट और क्लियर रखिए। दी चेन ऑफ कमांड, जो एक शख्स से दूसरे शख्स को दी जाने वाली हिदायतें हैं, वो चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन बन गई हैं, और वो भी इनफॉर्मल तरीके से। ये तरीका लीडर टू लीडर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, जैसा कि ऑथर डेविड ने अपनी बुक टर्न द शिप अराउंड में लिखा है। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी जिम्मेदारी उठाएं और प्रोएक्टिव रहें। ऐसा करने से किसी भी प्रोसेस का पार्टिसिपेंट एक फॉलोवर होने के बजाय एक लीडर बन सकता है। ये बुक किसी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप डाउन स्ट्रक्चर से बदलकर लीडर स्ट्रक्चर में बदलने में गाइड कर सकती है। इससे वो ऑर्गेनाइजेशन एक महान ऑर्गेनाइजेशन बनने के रास्ते पर चल पड़ेगा। द कमांड स्ट्रक्चर। हमेशा से दुनिया भर में सिर्फ यही होता आया है कि लीडर्स हमेशा ऑर्डर देते हैं और नीचे के लोग इन ऑर्डर्स को मानते हैं और वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। ऐसे में उन लोगों में से कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है और वे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, मगर किसी में सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। वे बस दूसरों को देखकर वही करते हैं जैसा सामने वाले करते हैं। सारे बड़े बड़े घराने और खानदान ऐसे ही लीडर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ही बने हैं। लीडर्स के किसी भी काम पर कोई शक या सवाल नहीं किया जाता। अगर किसी ने सवाल करने की हिम्मत की तो उसे सजा सुनाई जाती थी या उसे फांसी तक दे दी जाती थी। ये डर हर किसी के मन में घर कर गया और इसलिए हर कोई लीडर की बातों को आंख बंद कर फॉलो करने लगा। ऑर्डर्स को फॉलो करने की आदत खुद ही एक कानून बन गया था। आज भी हम उसी कानून को बिना सोचे अपना रहे हैं। इसमें अमेरिकी नेवी भी अलग नहीं थी। बड़े से लेकर छोटे हर एक सिस्टम को ठीक से फॉलो किया जाता था। सालों साल कई जहाज आए, लोग आए और चले गए। उन्हें जो भी ऑर्डर दिया जाता था उसे उसी तरह से फॉलो किया जाता था। अगर कभी किसी लीडर ने कोई अलग एक्शन लिया भी होगा तो वो भूले भटके ही हुआ होगा। किसी भी तरीके से अलग एक्शन लेना हो तो उसके लिए लिखकर एक्सप्लेनेशन देना होता था और अक्सर उनसे पूछताछ ही जाती थी। चाहे कोई भी बदलाव हो, उसका सामना किसी रेजिस्टेंस से होता था। लोग कमांड लाइन फॉलो करने में ही खुश थे। बस वही करते थे जो उन्हें बताया जाता था। लेकिन फिर एक बड़े इरादे वाला शख्स आया जिसने कमांड लाइन को बदला, उसे इरादे या इरादे से भरी हुई बात में बदलने और किसी भी काम को जिम्मेदारी, कंट्रोल, काबिलियत और सफाई से करने के लिए। सबमरीन यूएसएस सेंटा फे
कि कैप्टन डेविड मार्के ने यही काम किया और दिखाया कि बिना किसी को ऑर्डर दिए या कमांड किए बिना कैसे काम करवाया जाए। आइए देखें अगले चैप्टर में डेविड ने कौन सा मुश्किल काम किया था और उसे कैसे अचीव किया। आई इंटेंड टू। याद है, इंट्रोडक्शन में हमने जिम्मेदार और प्रोएक्टिव बनने की बात कही थी, साथ ही कम्युनिकेटिव होने की भी बात कही थी। प्रोएक्टिव होने का मतलब है किसी के कहे बिना ही किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना ताकि काम में कोई मुश्किल न आए। यही प्रिंसिपल तब भी अप्लाई होते हैं जब एक फील्ड पर अमेरिकी नेवी काम करता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, पूरी दुनिया की मिलिट्री में कमांड करना ही कम्युनिकेशन का तरीका रहा है। इन तरीकों और प्रोसीजर को रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या, क्यों और कैसे ये सवाल करने की गुंजाइश नहीं रहती। कैप्टन डेविड मार्के कम्युनिकेशन के तरीके को बदलना चाहते थे, दूसरों को ऑर्डर देने वाले तरीका नहीं चाहते थे। फॉलो इन लीडर पॉलिसी जिसमें सिर्फ लीडर की बात मानी जाती थी, उसे खत्म करना उनका मकसद था। इसके बदले में वे एक प्रोएक्टिव आदत को लाना चाहते थे, जिसमें कम्युनिकेशन ठीक उल्टे तरीके से और प्रोएक्टिवली होता है। यूएस नेवी में ग्रेजुएशन के बाद से वे जहाज़ों पर कम्युनिकेशन को बदलना चाहते थे। अपने यूएस नेवी के कैरियर के शुरुआत में डेविड को यूएसएस सबमरीन सनफिश सौंपा गया था। कमांडर मार्क पेलेज के अंडर काम करते हुए डेविड के पास मौका था कि वे प्रोएक्टिव आई इंटेंड टू यानी मेरा इरादा प्रोसेस को शुरू करें। एक बार अटलांटिक महासागर के पानी में उन्हें अपनी सबमरीन सनफिश के आगे एक मर्चेंट शिप दिखा। डेविड चाहते थे कि उनके सबमरीन से उस जहाज को मैसेज भेजा जाए, पर इनएक्टिव होकर सिग्नल को सुनते हुए नहीं बल्कि एक्टिव सोनार का यूज करके। कैप्टन पेलेज ने डेविड को अपनी इच्छा पूरी करने की इजाजत दे दी। डेविड ने मौके का फायदा उठाया और कहा, कैप्टन, मेरा इरादा एक्टिव होकर सोनार पर ट्रेनिंग के लिए जाने का है। कैप्टन पेलेज फौरन मान गए। ये उनके इरादे की शुरुआत थी, कमांड लाइन के टॉप डाउन स्ट्रक्चर से बॉटम टॉप वाली सोच में बदलने का, एक लीडर नजरिया लाने का। समुंदर से कुछ सालों तक दूर रहने के बाद डेविड वापस आए और इस बार यूएसएस विल रोजर्स में एक इंजीनियर के तौर पर। जैसा कि होता आया था, यहाँ टॉप डाउन लीडरशिप थी और सारे क्रू मेंबर्स बिना इंटरेस्ट के काम कर रहे थे, बस अपने कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। डेविड ने यहाँ भी मेरा इरादा फार्मूला को यूज करने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई। यहाँ लोग बदलने से हिचक रहे थे। लगभग 8 साल बाद उन्हें अपने इंटरेस्ट को दिखाने का असली मौका मिला था। उन्हें बुरी हालत में पड़ी यूएसएस सेंटा फे का कैप्टन बनाया गया। अब डेविड के पास वो सब था जो वे अपने लिए चाहते थे, मेरा इरादा की शुरुआत करना और कमांड स्ट्रक्चर में लीडर सोच को लाना। मेरा इरादा है का मतलब है कि जिम्मेदारी लेते हुए किसी भी काम को अपना बनाना। काम करने के लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है और हम काम को सही ढंग से करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। फिर जैसे ही वो जॉब सामने आता है जिसकी नॉलेज हमारे पास है, तो कोई ये कहकर अपनी सर्विस दे सकता है कि मैं इस जॉब को लेने का इरादा रखता हूँ। कोई आपसे पूछे या ऑर्डर दें या आपको कमांड करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही कदम आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी से कीजिए, ओनरशिप लीजिए। डेविड मार्के ने सेंटा फे की बिगड़ती हालत को देखा और समझा कि इसमें लीडरशिप की कड़ी कहीं कहीं से टूटी हुई है और क्रू मेंबर्स इससे खुश नहीं थे। लीडर मॉडल में आप दूसरों को रिएक्ट करने का मौका देते हैं, लोगों को सोचने और बोलने के लिए जगह और वक्त देते हैं। अगर वॉर हो जाए तो उस दौरान कोई जगह और टाइम देने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस के दिनों के दौरान जब आप ऐसे डिसीजन मेकिंग की इजाजत देते हैं तो वो ज़रूरत के हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। लीडर फॉलोवर स्ट्रक्चर में सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि लीडर फैसला लेता है और दूसरों को बस फॉलो करने की ज़रूरत होती है। इससे फ्यूचर में दूसरों को लीडर बनने का चांस नहीं मिलता। कैप्टन डेविड को इस बात का पूरा एहसास था। उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन की इजाज़त दी और अपने क्रू मेंबर्स को सोचने और बातचीत करने का मौका दिया और सभी को खुद ही सही डिसीजन लेने के लिए कहा। ये उनके लिए मुश्किल काम था। फिर भी वे जानते थे कि वे रातों रात चीज़ों को बदल नहीं सकते।
इससे पहले कि वे अपने दम पर आगे चलें, उन्हें अपने क्रू को काफ़ी टाइम देना पड़ेगा ताकि वे ट्रेनिंग ले सकें। ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेशन में टॉर्पीडो की शूटिंग के दौरान कैप्टन डेविड ने देखा कि वे और उनके क्रू मेंबर मेमोरेंडम बाइंडर को मेंटेन करना भूल गए थे। ये बाइंडर एक छोटी बुक होती है जो रेडियो सिग्नल से मिले मैसेज को मेंटेन करने के लिए होती है। उन्हें बाइंडर मीटिंग के प्रोसेस को फॉलो करना था। टॉर्पीडो शूटिंग में बिजी होने की वजह से वे बाइंडर को इम्प्लीमेंट करना भूल गए थे। कैप्टन डेविड और उनकी टीम बाइंडर और बाइंडर मीटिंग के इम्पोर्टेंस पर डिस्कस करने के लिए बैठे। उन्होंने माना कि बाइंडर प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय काम को पूरा करना जरूरी होता है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके बजाय हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और बस काम खत्म करना होगा। इसलिए इस प्रोसेस की शुरुआत की गई जिसने उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करवाया। अलग अलग लेवल के इंटरेक्शन से और चीज़ों को अलग तरीके से हासिल करने से क्रू मेंबर खुश हुए थे। सॉल्यूशन देने की आदत को छोड़िए, सोच को तेज रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा चौकन्ना रहना और सिर्फ फॉर्मल तरीके से ही कम्युनिकेशन करना, ये दो चीज़ें थीं जिन्हें हटाने की ज़रूरत थी। अब तक टॉप डाउन स्ट्रक्चर के कारण फॉर्मल कम्युनिकेशन ही चलती थी। नेवी के क्रू को सबमरीन पर जाने से पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। डेविड के हिसाब से फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ टेक्निकल ऑपरेशन तक ही रहना चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कोई भी काम तेजी से आगे बढ़ता है। एक बार सबमरीन और क्रू की तैयारियों के इंस्पेक्शन के बाद यूएसएस सेंटा फे पर्ल हार्बर पोर्ट लौट रहा था। चैनल में सबमरीन को चलाते हुए लेफ्टिनेंट डेव एडम्स ने एक मोड़ को निशान बनाकर आवाज लगाई। जैसे अंदाजा लगाया था वो सबमरीन को उतनी जल्दी मोड़ नहीं पाए। तभी कैप्टन डेविड बीच में आए और पूछा कि क्या वो इसे मोड़ पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में हर सेकंड बहुत मायने रखता है। इसके बाद अगले स्टेप में लेफ्टिनेंट ने हार मान ली। यहाँ कैप्टन डेविड ने खुद को बिना जरूरत के इंटरफेयर करते हुए पाया और ये सबक सीखा, सॉल्यूशन देने की आदत पर कंट्रोल कीजिए। लेफ्टिनेंट सही काम कर रहा था और इसलिए उसे अपने इरादे को बताने की जरूरत नहीं थी, जिससे कैप्टन डेविड को इंटरफेयर करने का मौका मिला था। इस तरह अपनी सोच को तेज रखने की जरूरत पैदा हुई। तेज सोचने का मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हैं उसे जोर से कहिए ताकि आसपास के लोग आपकी बात सुन सकें। इससे कोई इंटरफेयर करने के बजाय आपसे कदम मिलाकर काम करेगा। इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। तेज सोचने से लगातार डिस्कशन चलती रहती है और लीडर को पता होता है कि कब इंटरफेयर करना है या क्रू मेंबर्स को चलते रहने देना है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो ये बताता है कि कैसे टीम वर्क से लोगों की सोच और उनके काम में जिम्मेदारी आ जाती है। इससे लीडर का नजरिया बनता चला जाता है। काबिलियत के लिए सोचकर एक्शन लेना। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के दौरान मशीनों को सही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी गलती एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। मशीनों पर काम करने वाले लोग लंबे समय तक चीजों को दोहराते रहते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस सुस्त हो जाता है। इमरजेंसी के दौरान आमतौर पर लिए जाने वाले कदम शायद न उठाए जाए क्योंकि अचानक सारे हालात और घटनाएं बदले हुए होते हैं। कोई एक सही कदम उठाने के बजाय दूसरे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हाथ के इशारे से पहले बताना बेहतर है कि कौन सा कदम उठाना है, फिर चाहे वो सोचकर उठाए जाने वाले कदम हो या फिर किसी मतलब से उठाए जाने वाले कदम। ऐसा करने पर दूसरों का ध्यान आपकी ओर खिंचेगा और अगर जरूरत पड़े तो चीजों को सुधारा भी जा सकता है। सोचकर एक्शन लेना भी टीम वर्क का काम है, जिसमें आसपास के दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। हर कोई इस तरह के टीम वर्क से बहुत कुछ सीखता है और बार बार सीखता है। जैसे ही यूएसएस सेंटा फे पोर्ट में पहुंचा, दूसरा एक्सरसाइज शुरू हुआ। सबमरीन के अंदर की अपने न्यूक्लियर रिएक्टर से उसे पावर मिलना बंद हो गया था। पावर लाने का दूसरा तरीका था सबमरीन को किनारे लगाकर एक्सटर्नल पावर देना या पोर्ट से पावर लेना। एक्सीडेंट से बचने के लिए सारे प्रोसेस के दौरान लाल टैग लगाया गया था। एक सेलर सबमरीन को पावर मिल जाने के बाद अनजाने में लाल टैग हटाना भूल गया। पावर लेने के बाद ऐसी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए और वो भी न्यूक्लियर पावर के साथ काम करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलतियों से बचने के लिए
एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखवाया गया। इससे ये बात निकल कर आई कि ऐसी गलतियों को कंट्रोल करने के लिए सोचकर एक्शन लेने वाला तरीका अपनाना चाहिए। इससे जुड़े सारे क्रू मेंबर्स ने इस तरीके पर डिस्कशन किया और इसके लिए मान गए। यहाँ फिर से टीम वर्क आया। काम को तरीके से करने के ऑर्डर देने के बजाय सभी के सोच और डिसीजन को एक साथ मिलाया गया। तेज सोचने की तरह ही सोचकर किए जाने वाले एक्शन ने भी दूसरों को तैयार किया ताकि जब भी जरूरत पड़े वे हमेशा मदद करने के लिए आगे आए। लीडर स्ट्रक्चर में जिम्मेदारी। इसकी जिम्मेदारी में हर मेंबर के साथ कांटेक्ट में रहना और सिचुएशन की पहचान रखना शामिल है। ऐसा करने से अपनेपन का एहसास खुद ही हो जाता है। जैसे जैसे यूएसएस सेंटा फे के दिन बदल रहे थे, उसके कई क्रू मेंबर वहां काफी लंबे समय तक रुके रहे। जिन्होंने बाद में अपना रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। क्रू के लिस्ट के कुछ मेंबर्स ने फिर से अपना नाम रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट की। ये वाकई में एक अच्छा बदलाव था। यूएसएस सेंटा फे पर लोगों ने नौकरी छोड़ना बंद कर दिया था। कई बातों से कैप्टन डेविड को लगता रहा कि यूएसएस सेंटा फे पर चीजों को बदलने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन उनका इरादा बहुत ही पक्का था। वे खुद ही क्रू मेंबर्स के पास जाकर उनसे सही जजमेंट के बाद ही एक्शन लेने की हिदायत देते। ऐसा करते हुए वे दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे थे। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने हर वक्त लीडर नजरिए को बनाए रखा। वे हमेशा जानते थे कि चीजों को बदलने की कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। कुछ लोगों को इस बात को समझने में टाइम लगेगा, जबकि कुछ लोगों को इसकी जरूरत जल्दी समझ आ जाएगी। ऑफिसर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा गया ताकि हर लेवल पर टीम वर्क होता रहे। क्रू के मेंबर्स को इस सोचने के लिए कहा गया जैसे वो खुद भी एक लीडर हों और अपने काम को वैसे ही करने के लिए कहा गया। जैसे जैसे लोगों को अलग अलग जगह पर पोस्ट करने का दिन नजदीक आ रहा था, कैप्टन डेविड ड्रिल ये पक्का करना चाहते थे कि हर कोई यूएसएस सेंटा फे के आखिरी टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। यूएसएस सेंटा फे की आखिरी डिप्लॉयमेंट के लिए 1 महीने से भी कम टाइम था। डेविड देख पा रहे थे कि वहां बहुत कुछ हो रहा था और वो भी सही डायरेक्शन में। दोबारा नाम लिखवाने वाले, मेंटेनेंस ऑपरेशन का काम, मुद्दों को सुलझाने के लिए एक दूसरे से बात करते हुए ऑफिसर्स, गलती न हो इसलिए सोचकर एक्शन लेते हुए लोग, ये सब काम अपने आप हो रहे थे। लीडर स्ट्रक्चर में भरोसा करने वालों के नंबर बढ़ने लगे थे। अब तक कैप्टन डेविड ने लीडर नजरिए को इतना प्रमोट किया था कि हर एक क्रू मेंबर की बात में वही नजरिया दिखने लगा था। एक सबमरीन का सोनार सिस्टम आपको वो आवाज देता है जो सबमरीन के अंदर या बाहर से निकलती है। आमतौर पर इंजन रूम से निकलने वाली आवाज को सोनार नहीं पकड़ पाता है। इंजन रूम में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो इसके बारे में ऊपर डेक में बैठे कैप्टन या क्रू को पता ही नहीं चलता है। लेकिन इंजन रूम के आसपास काम करने वाले सेलर आसानी से इन आवाजों को पकड़ सकते हैं और अपने ऊपर वालों को किसी भी गड़बड़ी के बारे में बता सकते हैं। आमतौर पर जो प्रोसीजर होता है वो ये है कि चीफ ऑफ वॉच घटना देखने वालों यानी वॉच स्टैंडर्स से पूछते हैं कि क्या किसी ने कोई छोटी मोटी आवाज सुनी है। ये एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर है। लेकिन इंजन रूम क्रू इस बात की जिम्मेदारी लेता है और वॉच स्टैंडर्स तक इस आवाज के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है। बदले में वॉच स्टैंडर्स चीफ ऑफ वॉच को यही इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरह यूएसएस सेंटा फे समुंदर के पानी में सबसे शांत जहाज बन गया, जितना पहले वो कभी नहीं था। अब टॉप डाउन को स्ट्रक्चर हटा दिया गया था और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनाने लगे थे। ये लीडर स्ट्रक्चर की ओर एक और कदम था। तरीके के बजाय गोल्स पर फोकस करना। अब जब कंट्रोल सबको बराबर बांट दिया गया था, सबकी काबिलियत उनके अपने हाथों में थी, लेकिन क्लैरिटी बनाए रखना भी जरूरी था। यहाँ क्लैरिटी से मतलब है किसी भी मिशन या एक्सरसाइज का पर्पस ताकि ऑर्गेनाइजेशन को समझा जा सके। क्लैरिटी सिर्फ गड़बड़ी को नहीं रोकता है, बल्कि इससे सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाता है। क्लैरिटी से भरोसा बढ़ता है। किसी भी तरह के चेंज या बदलाव के सिचुएशन में क्लैरिटी के होने से तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये क्लैरिटी हमेशा अपने गोल को फोकस में रखती है। डेविड ने यह भी पक्का किया कि सबमरीन में सर्विस देने वाले अपने अपने घर से दूर रहने वाले क्रू का ध्यान रखा जाए।
क्रू को उनकी एडवांसमेंट एग्जाम के लिए टूल्स और टिप्स, सपोर्ट और एनकरेजमेंट देकर उनकी मदद की गई। जिन्हें छुट्टी की जरूरत थी, उन्हें छुट्टी दी गई। लेकिन किसी भी रूल के तोड़े जाने पर कोई बचाव नहीं था। डेविड ने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ होने वाले काफी चीजों को बदला। जब भी किसी ने शानदार काम किया, उन्होंने उसे फौरन रिवॉर्ड और पहचान देने का रिवाज बनाया। इसने हर क्रू मेंबर के अंदर कंपटीशन की भावना डाल दी थी, जिससे चारों ओर अच्छी परफॉर्मेंस होने लगी। अपने ध्यान में अपने गोल को रखते हुए उन्होंने सैन डिएगो के सफर के लिए यूएसएस सेंटा फे की सारी तैयारी 3 हफ्ते पहले ही कर ली। इससे हर किसी को कम से कम 2 हफ्ते तक अपने फैमिली के साथ रहने का काफी टाइम मिल गया था। आखिर उन्हें उनसे 6 महीने के लिए दूर जो रहना था। इतनी तैयारियों के बाद कैप्टन मार्क केनी ने कैप्टन डेविड को एक्चुअल डिप्लॉयमेंट की पुरानी डेट से 11 दिन पहले ही डिप्लॉय करने के ऑर्डर दिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर कोई तैयार था और फौरन नए डेट से डिप्लॉयमेंट पूरी की गई। बस अफसोस की बात यह थी कि सबको फैमिली के साथ ज्यादा दिन रहने का मौका नहीं मिला। लेकिन देश की सेवा को जिम्मेदारी से और ड्यूटी के क्लैरिटी के साथ निभाया गया था। चीजों को अलग अलग तरीके से करने और हर किसी को इसमें शामिल करने के इन तरीकों के साथ कैप्टन डेविड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सोच के हिसाब से लीडर स्ट्रक्चर लेकर आए। इसका नतीजा इतना शानदार था कि यूएसएस सेंटा फे ने आर्ली बकफ्लीट ट्रॉफी हासिल कर ली थी। ये उन्हें जंग करने की काबिलियत में बढ़िया इम्प्रूवमेंट करने के लिए मिला था। इसके पीछे कैप्टन डेविड की लीडर स्ट्रक्चर का ही हाथ था। कंक्लूजन: लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हासिल किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि कोई जन्म से ही लीडर हो। कैप्टन डेविड मार्के ने दिखाया कि वे किस तरह चीजों को अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी और अपनेपन के साथ। लीडरशिप ऑर्डर देने का नाम नहीं है। ये दूसरों को खुद को एक्सप्रेस करने, अपनी बात कहने और जिम्मेदारी के साथ खुद को चलाने के लिए जगह और मौका देने की बात है। इसका मकसद है लोगों को वो करने देना जो वो करना चाहते हैं। जब कैप्टन डेविड को यूएसएस ओलंपिया की जिम्मेदारी लेने के लिए चुना गया था, तो उन्होंने इस न्यूक्लियर पावर वाली अटैक सबमरीन को 1 साल तक पूरी तरह से स्टडी करने के लिए सारी कोशिश लगा दी थी। फिर जब यूएसएस ओलंपिया की कमान संभालने का मौका आया तो उन्हें काफी कमियों वाली सबमरीन यूएसएस सेंटा फे को कमांड करने को कहा गया। वहां उन्हें लीडर के नजरिए को शुरू करने का मौका मिला था। अपने बड़े ऑफिसर्स के सपोर्ट के साथ उन्होंने मेरे इरादे को शुरू किया। शुरू के कुछ दिनों ने उन्हें सिखाया कि यूएसएस सेंटा फे पूरी तरह से यूएसएस ओलंपिया से अलग था। उन्होंने एक और बात सीखी, नए माहौल में तेजी से खुद को ढालना। उन्होंने ये भी देखा कि क्रू मेंबर्स आंख बंद करके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और कभी भी कोई मुद्दा लेकर नहीं आते थे जब तक कि उनसे पूछताछ न की जाए। लीडर फॉलोवर स्ट्रक्चर में इन खामियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने नए क्रू को ट्रेनिंग दी कि कैसे उन्हें खुद ही एक लीडर की तरह लीड करना है, सिर्फ फॉलोवर की तरह ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। धीरे धीरे ही सही, यूएसएस सेंटा फे का क्रू परफॉर्म करने का इरादा रखने वाले बनना शुरू हो गए थे, जिससे टॉप से नीचे तक कमांड करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय सभी ने जिम्मेदारी से अपना काम किया। किसी को ऐसा नहीं लगा जैसे उन्हें ऑर्डर मिला हो। इस तरह ज्यादातर क्रू मेंबर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस देना सीखा और अपने कैरियर की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गए। कुछ मेंबर्स ने और भी बड़ी पोजीशन हासिल की और कुछ कैप्टन बन गए। कैप्टन डेविड के यूएसएस सेंटा फे छोड़ने के बाद भी इस न्यूक्लियर सबमरीन ने लगातार कई लीडर पैदा किए, कई सारे अवार्ड जीते और नाम कमाया। अब आप जान चुके हैं कि अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो किसी को भी लीडर बनाया जा सकता है, जिसमें वो खुद इन्वॉल्व होकर काम करे, अपने काम की जिम्मेदारी ले और सिर्फ आंख बंद कर ऑर्डर या कमांड को फॉलो ना करें।